Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Our today's topic is about chemical formula, which is on page number 20 of your textbooks, and we will discuss its writing method. डियर स्टूडेंट्स, ये आपके मे टास्क में है। आपका एक क्वेश्चन है कि आपने केमिकल कंपाउंड 30 केमिकल कंपाउंड्स की का फार्मूला लिखना है बाय क्रॉस वैलेंसी मेथड। तो आपने इस मेथड को अंडरस्टैंड करना है एंड यू कैन टेक द हेल्प फ्रॉम दिस वीडियो एंड यू कैन कंप्लीट योर टास्क। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफाइन द केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला जो है ये हमारे पास कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि एलिमेंट्स को सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, कंपाउंड्स को केमिकल फार्मूला के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब आपके पास कंपाउंड्स जो हैं वो एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है, तो इनका नेम जो है उन एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखा जाता है। ठीक है, सो केमिकल फार्मूला कैन बी डिफाइंड एज इट इज़ द एब्रीवेशन. Abbreviation means the short form of the name. Instead of writing the full name of the compound, by using the symbols of the elements from which it is made. ठीक है, मतलब इसका ये है कि हम abbreviated form में किसी भी chemical compound का name लिखेंगे with the help of the symbols. Clear? Or simply we can say it is the symbolic representation of a chemical compound. Instead of writing the full name, we will use the symbols. जिन elements के से ये बना है उनके symbols को use करके हम एक chemical compound को लिख सकते हैं, उसके formula को. Fine. Now we will discuss the writing method for the chemical formula, which is the cross valency method. ठीक है, हम इसके थ्रू केमिकल फार्मूला को राइट करने का मेथड देखेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ों को समझना ज़रूरी है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो केमिकल कंपाउंड बनता है वो एलिमेंट की कॉम्बिनेशन से बनता है। ठीक है, अब एलिमेंट्स जो हैं वो तमाम के तमाम ज़रूरी नहीं है कि स्टेबल हो। स्टेबिलिटी का मतलब है उनकी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस। अगर आपके पास कोई एलिमेंट स्टेबल है, उसके एटम्स जो हैं वो स्टेबल हैं, तो वो आपके पास इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन अगर कोई स्टेबल नहीं है एलिमेंट्स, तो उनके एटम्स इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। स्टेबिलिटी क्या है? स्टेबिलिटी यहाँ पे हमारे पास स्टेबिलिटी किसी भी एलिमेंट की तब होगी जब उसके एटम्स दो रूल्स को ओबे करेंगे। एक रूल है हमारे पास डुप्लेट रूल, जिसमें हमारे पास एटम्स जो हैं विच आर हैविंग जस्ट वन शेल मस्ट हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन दैट शेल। क्लियर? लाइक फॉर एग्जांपल, अगर कोई एटम है जिसका एटॉमिक नंबर बहुत कम है, लाइक 1 है या 2 है, उस एटम को हम जब ड्रॉ करते हैं उसके स्ट्रक्चर को, एटॉमिक स्ट्रक्चर को, तो हमारे पास हम इसको ड्रॉ इस तरह से करते हैं कि एक सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन होते हैं और उसमें न्यूट्रॉन भी पाए जाते हैं। यू नो दैट एटॉमिक नंबर जो है आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब जितने आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, इस 1 का मतलब ये है कि इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है और इसके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो इस एक इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट करने के लिए हमारे पास न्यूक्लियस के अराउंड जस्ट 1 शेल होता है, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है। जबकि रूल के अकॉर्डिंग इसमें कितने होने चाहिए थे? 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे। तो इसका कहने का मतलब ये है कि ये आपके पास डुप्लेट रूल को फॉलो नहीं करता, और जो एटम आपके पास डुप्लेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा तो वो अनस्टेबल हो गया। ठीक है, इसी तरह हमारे पास अगर हम दूसरे एक एलिमेंट को देखें जो कि हमारे पास है हीलियम, इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास 2 है। You can see that it is having 2 proton in the nucleus and 2 electron must be there in the outermost shell. You can see that it is having just 1 shell. ठीक है, इसमें भी जस्ट एक ही शेल है और उस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इसने डुप्लेट रूल को फॉलो किया है, एंड डुप्लेट रूल को फॉलो करने की वजह से ये स्टेबल है। इट कैन एग्जिस्ट इन द सिंगल एटॉमिक फॉर्म। ओके, एक थर्ड एग्जांपल अगर हम देखें, एक एलिमेंट हमारे पास है लिथियम। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर मतलब इसके एटम में 3 प्रोटॉन होंगे और 3 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का जो मेथड है वो ये है कि हमारे पास एक न्यूक्लियस है जिसमें 3 प्रोटॉन आ गए। ठीक है, अब इसके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 2 से ज़्यादा हैं, तो याद रखें कि फर्स्ट शेल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, फर्स्ट शेल में 2 ही आएंगे। तो थर्ड 1 इलेक्ट्रॉन के लिए हमें एक एक्स्ट्रा शेल की ज़रूरत है जो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, उसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है।
आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने डुप्लेट रूल को फॉलो नहीं किया, तो इसका मतलब कि ये एलिमेंट भी हमारे पास स्टेबल नहीं है। क्लियर हो रही है बात आप लोगों को? नेक्स्ट जो हमारे पास रूल है, अब यहाँ पे हमने देखा था डुप्लेट रूल है सिर्फ उन एलिमेंट्स के ऊपर फॉलो होता है जिसमें सिर्फ एक शेल इन्वॉल्व हो। सेकेंडली हमारे पास जो नेक्स्ट रूल है, इसकी स्टेबिलिटी तब होगी अगर ये ऑक्टेट रूल को ओबे करेगा। Like कि atoms which are having more than one shell must have 8 electrons in the outermost shell. outermost shell मतलब इसमें अगर दो shells हैं, 3 shells हैं, तो एक से ज्यादा शेल, तो इनके आखिरी वाला जो शेल होगा उसमें मस्ट 8 इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है। लाइक फॉर एग्जांपल हम नियॉन की बात करें तो नियॉन हमारे पास इसमें एटॉमिक नंबर इसका 10 है, मतलब इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो टोटल 10 है। इसकी अरेंजमेंट हमने कैसे करनी है कि जब इसका हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो इसमें प्रोटॉन टोटल 10 है, न्यूट्रॉन भी होंगे, हमारा कंसर्न जो है वो हमारे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के साथ है, तो हम जस्ट उसको ही फोकस करेंगे। इसको अकोमोडेट करने के लिए फर्स्ट शेल हमने ड्रॉ किया जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आए, 2 से ज्यादा इसमें नहीं आ सकते। पीछे कितने रह गए? पीछे हमारे पास रह गए 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो हम मूव करेंगे सेकंड शेल की तरफ। अब सेकंड शेल में इसके देखें तो हमारे पास 2, 4, 6, 8 टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इट मीन्स के इसके आउटर मोस्ट शेल में, सेकंड शेल ही इसका आउटर मोस्ट शेल है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। मीन्स दैट इट इज फॉलोइंग द ऑक्टेट रूल एंड अकॉर्डिंग टू द रूल इट इज स्टेबल। क्लियर? Now look at the next example which is sodium. सोडियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 11 होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये स्ट्रक्चर्स आप लोगों के समर टास्क में मौजूद हैं और ये मेथड अगर आप सीख लेते हैं तो आप आसानी से एटॉमिक नंबर जो कि एलिमेंट के सामने मेंशन किए हुए हैं आप लोगों के लिए, आप उसके अकॉर्डिंग जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, सोडियम की हम बात करें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। अब इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने का मेथड ये है कि हमने देखा कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमेशा सेम होते हैं, तो प्रोटॉन हमारे पास 11 है। ठीक है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में हमारे पास फर्स्ट शेल है, टोटल हमने 11 इलेक्ट्रॉन्स को एकोमोडेट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट शेल जो ड्रॉ करेंगे इसमें जस्ट 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन हम फर्स्ट शेल में देंगे। फिर हम जाएंगे सेकेंड शेल ड्रॉ करेंगे। ठीक, अब हमने 2 कर दिए हैं, तो पीछे कितने रह गए? हमारे पास टोटल 9 इलेक्ट्रॉन्स रह गए हैं। तो 9 इलेक्ट्रॉन्स सेकेंड शेल में हमारे पास 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, तो हम क्या करते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स सेकेंड शेल में अकोमोडेट करते हैं। 2, 4, 6, 8 टोटल कितने हो गए? 10 हो गए। अब हमारे पास रह गया है 1 इलेक्ट्रॉन, तो उस एक इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट करने के लिए चूंकि वो सेकंड शेल में नहीं आ सकता रूल्स के अकॉर्डिंग, तो हम उसके लिए एक थर्ड शेल को ड्रॉ करेंगे जिसमें जस्ट एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, मतलब इसने अब सेकेंड शेल तो खत्म, फर्स्ट शेल खत्म हो गया। ठीक है, उससे ऑनवर्ड्स जितने भी शेल आएंगे उसमें 8 इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है टू बिकम स्टेबल, लेकिन इसमें जस्ट एक इलेक्ट्रॉन है, अगेन इट इज अनस्टेबल। ठीक है, बिकॉज इसने ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं किया। सेम अगर हम डिस्कस करें अबाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन 8 है। फर्स्ट शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, पीछे हमारे पास रह गए 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो 6 इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट करने के लिए हम सेकेंड शेल ड्रॉ करेंगे। सेकेंड शेल के लिए हमारे पास टोटल आने चाहिए थे 8, बट इसके पास मौजूद ही 6 इलेक्ट्रॉन है, तो हम यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स को एकोमोडेट करेंगे इन द सेकेंड शेल। Fine. So it is again not following the octet rule and according to the rule it is unstable. Unstable मतलब ये single exist atomic form में नहीं कर सकता। Fine. Now how these elements or atoms can become stable? ठीक है, हमने इसकी स्टेबिलिटी के रूल्स देखे हैं कि या तो इनको डुप्लेट रूल को फॉलो करना चाहिए। कौन से एटम डुप्लेट रूल को फॉलो करते हैं? जिसमें जस्ट एक शेल हो और उस एक शेल में 2 इलेक्ट्रॉन का होना ज़रूरी है। याद रखें कि हमारे पास सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं जो कि डुप्लेट रूल को फॉलो कर सकते हैं, एक हाइड्रोजन और दूसरा हीलियम, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही 1 और 2 होते हैं। जबकि इससे ऑनवर्ड्स अगर आपके पास 3 भी आ जाते हैं तो हमने सेकेंड शेल की तरफ मूव करना होता है, और सेकेंड शेल में 2 इलेक्ट्रॉन अगर आ जाते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो डुप्लेट रूल को फॉलो करता है। सेकेंड शेल के लिए उसको मस्ट ऑक्टेट रूल को फॉलो करना चाहिए।
ठीक है। अब ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए एलिमेंट्स जो हैं, एटम्स जो हैं, वो केमिकल बॉन्ड्स बनाते हैं। केमिकल बॉन्ड दूसरे एलिमेंट के साथ बनता है, दूसरे एटम के साथ बनता है बाय द लॉस गेन ऑफ और द शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम्स। लास्ट लेक्चर में मैडम ने आपको एक्सप्लेन किया था आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। आयोनिक बॉन्ड तब बनता है जब आपके पास लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ यू मूव बैक टूवर्ड्स द सोडियम Na, you can see that it is having 3 shells and थर्ड शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। इस थर्ड शेल को कंप्लीट करने के लिए इस सोडियम को 7 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड हैं, बट ये 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना इसके लिए मुश्किल हो जाता है। सो क्या होगा कि ये अपना लास्ट 1 शेल का जो इलेक्ट्रॉन है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस 1 इलेक्ट्रॉन, ये लॉस कर देगा। लॉस कैसे करेगा कि जिस एटम को ज़रूरत है एक इलेक्ट्रॉन की, ये अपना इलेक्ट्रॉन उसको दे देगा। जब दे देगा तो इसका आउटर मोस्ट शेल जो है वो ख़त्म हो जाएगा। क्लियर? अब देखें इसका आउटर मोस्ट शेल जो है वो ख़त्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया है। जब लॉस कर दिया है तो अब आप इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को काउंट करें। प्रोटॉन इसके पास हैं 11, जबकि इलेक्ट्रॉन कितने रह गए हैं? इसके पास 10 रह गए हैं। तो इसका मतलब है कि इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन आर ग्रेटर एज कंपेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो दिस sodium will have now a positive charge. It shows that इसमें एक नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना जो है वो लॉस कर दिया था। Now it is the Na+1. This is the positive ion of sodium. क्लियर? अब आपके पास जो सोडियम के ऊपर +1 का चार्ज है, ये इसकी वैलेंसी कहलाता है, ठीक है। वैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज लॉस्ट, गेन्ड और शेयर्ड बाय एटम्स इज कॉल्ड वैलेंसी। तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, इसके ऊपर इसकी वैलेंसी जो है वो +1 आ गई है। जबकि क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो उसके ऊपर उसकी वैलेंसी क्या आ गई है? -1 आ गई है। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द वैलेंसी क्रॉस मेथड, क्रॉस वैलेंसी मेथड फॉर राइटिंग ऑफ द केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। ओके अब केमिकल फार्मूला लिखने के लिए आपको कुछ पॉजिटिव रेडिकल्स हमें चाहिए होते हैं जिसके ऊपर पॉजिटिव की वैलेंसी होती है, और दूसरी तरफ हमें चाहिए नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव वैलेंसी का मतलब होता है कि इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, पॉजिटिव वैलेंसी का मतलब होता है इन्होंने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है। इसका क्रॉस मेथड हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि कुछ रेडिकल जो होते हैं वो एक एटॉमिक रेडिकल्स कहलाते हैं, ठीक है, जिनमें एटम सिंगल एक एटम के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है। लाइक ये सारे जो हैं हमारे पास एक सिंगल एटम है। और कुछ जो होते हैं वो पॉली एटॉमिक होते हैं, मीन्स उसमें एक से ज़्यादा एटम्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। लाइक यू कैन सी SO4, मतलब इसमें एक सल्फर का एटम मौजूद है और 4 इसमें जो है वो ऑक्सीजन के एटम्स मौजूद हैं। सेम इज़ द केस विद PO4, ठीक है, एक फॉस्फोरस है, 4 ऑक्सीजन है। CO3 ये आपके पास कार्बन और ऑक्सीजन का मिक्सचर है, ठीक है, पॉली एटॉमिक रेडिकल है। और यहाँ पे अगर आप पॉजिटिव रेडिकल्स में देखें तो एक नाइट्रोजन NH4+1 जो है वो आपके पास पॉली एटॉमिक पॉजिटिव रेडिकल है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये पॉली एटॉमिक है या सिंगल एक एटम है? तो उससे उसका आपको इस तरह से पता चलेगा कि जो एटम होता है उसके लिए हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं एक कैपिटल और उसके साथ एक स्मॉल। Like you can see M is capital, G is small, A is capital, L is small. लेकिन जो पॉली एटॉमिक होते हैं, मीन्स जिसमें एक से ज्यादा एटम इन्वॉल्व होते हैं, उसमें दोनों कैपिटल में लिखे जाते हैं। S is capital, O is capital, means it is not a single atom, it is a पॉली एटॉमिक रेडिकल। सेम इज द केस यहाँ पे देखें तो नाइट्रोजन आपके पास कैपिटल में है, हाइड्रोजन आपके पास कैपिटल में है, मतलब ये पॉली एटॉमिक है। आयरन को देखें तो इसमें F कैपिटल है, E स्मॉल है, मतलब ये एटॉमिक रेडिकल को शो करता है, ठीक है। अब इसका हम इसको क्रॉस मेथड के साथ लिखेंगे। सो हम किसी भी पॉजिटिव वैलेंसी पॉजिटिव रेडिकल को किसी भी नेगेटिव रेडिकल के साथ क्रॉस करके कंपाउंड बना सकते हैं, ठीक है। पहले मैं आपको सिंपल वन बताती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर हम फर्स्ट लें, हमारे पास सोडियम +1 वैलेंसी एंड Cl के हमारे पास -1 वैलेंसी। तो मेथड क्या है? एक चीज़ तो ये होती है कि पॉजिटिव हमेशा लेफ्ट साइड पे लिखा जाता है और नेगेटिव हमेशा राइट साइड पे लिखा जाता है। दूसरी बात, जब हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं तो इसकी वैलेंसी इसके नीचे लिखी जाती है, ठीक है, और इस एलिमेंट की वैलेंसी इसके नीचे लिखी जाती है।
जबकि साइंस जो हैं प्लस और माइनस के साइंस स्किप कर दिए जाते हैं, वो नहीं लिखे जाते, ठीक है। लाइक यहाँ पे जो हमारे पास है रेडिकल Na+1 है और Cl-1 है, तो क्या करेंगे कि ये Cl का जो -1 है वो हम सोडियम के नीचे लिखेंगे, Na के नीचे लिखेंगे, लेकिन साइन नहीं लिखा जाएगा। और Na का जो +1 है वो हम Cl के नीचे लिखेंगे। अब 1 1 हम लिखते नहीं हैं, डेफिनेटली इफ देयर इज समथिंग इट मीन्स दैट इट इज 1, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा NaCl, ठीक है। ये उस केस में है जब आपके पास दोनों वैल्यूज जो हैं सेम और अपोजिट हों, मीन्स सेम इन नंबर बट अपोजिट इन साइन हो, तो वो इस तरह से लिखा जाता है। अगर हम एक सेकेंड एग्जांपल लें जिसमें हमारे पास एक पॉजिटिव रेडिकल के ऊपर +1 की वैलेंसी है, नेगेटिव के ऊपर -2 की वैलेंसी है, ठीक है। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी सोडियम के नीचे लिखी जाएगी, सोडियम की वैलेंसी ऑक्सीजन के नीचे लिखी जाएगी, और इसके जो साइंस हैं वो नहीं लिखे जाएंगे। कैसे लिखेंगे? सोडियम जो है उसके नीचे आ जाएगा 2 जो कि ऑक्सीजन की वैलेंसी थी, साइन नहीं लिखा। ऑक्सीजन के नीचे आ जाएगा 1। अब 1 जो है अंडरस्टूड है, जब हम ऑक्सीजन O लिखेंगे तो इसका मतलब है कि वो 1 ही है, तो हम 1 हटा देंगे तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा कंपाउंड का Na2O। क्लियर? नाउ ये तो सिंगल एक एलिमेंट की तरफ है। अगर हम डिस्कस करें, फॉर एग्जांपल मेरे पास एलिमेंट है Al+3 और ऑक्सीजन जो नेगेटिव रेडिकल है वो है -2। क्रॉस में लिखेंगे तो Al के नीचे आ जाएगा 2 और O के नीचे आ जाएगा 3, प्लस माइनस साइंस नहीं लिखने। फाइन। नाउ मूव टूवर्ड्स द पॉली अटोमिक, जिसमें एक हमारे पास जो है वो सिंगल अटोमिक रेडिकल है, मतलब ये एक सिंगल एटम था, एक सिंगल एलिमेंट है, जबकि यहाँ पे ये पॉली अटोमिक रेडिकल्स हैं। अब इस केस में क्या करना है, यहाँ पे इसकी वैलेंसी 2 है और इसकी -3 है। याद रखें ये जो इसके नीचे ऑलरेडी पहले से मौजूद है, इसको आपने कुछ नहीं कहना, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है कि जब आप इसके फॉर्मूला बनाएंगे तो ये -3 जो है Mg के नीचे लिखा जाएगा, और ये चूंकि पॉली अटोमिक है, एक से ज्यादा एटम है, तो ये 2 इन सब एटम्स के लिए है, इसलिए हम क्या करेंगे कि इनको ब्रैकेट्स में क्लोज करके यहाँ पे सबस्क्रिप्ट की फॉर्म में Mg का वैलेंसी लिखेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला इसका बन जाएगा Mg3PO4 होल 2, ठीक है। ये इसको हम होल ब्रैकेट्स को होल की फॉर्म में लेके उसके नीचे हम लिख देंगे 2। क्लियर? नाउ द लास्ट वन वी विल डिस्कस इज जिसमें आपके पास दोनों जो हैं वो पॉली अटोमिक हो। लाइक पॉजिटिव रेडिकल में भी यू कैन सी के नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की कॉम्बिनेशन है विद +1 चार्ज, और नेगेटिव रेडिकल में भी हमारे पास CO3-2 है। इस केस में आपने क्या करना है, इस केस में आप ये करेंगे कि आप दोनों पॉली अटोमिक रेडिकल्स के ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। पहले ब्रैकेट लगा दिए, उसके बाद इसकी वैलेंसी जो है वो इसके नीचे आ जाएगी और इसकी वैलेंसी इसके नीचे आ जाएगी, ये दोनों पॉली अटोमिक हैं। तो ये हमारे पास बनेगा NH4 होल 2 CO3 होल 1। अब अगेन यहाँ पे 1 आ गया है, होल 1 को हम मेंशन नहीं करते, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा NH4 होल 2 CO3। So this is how we can write the chemical formulas by the cross valency method. इसके अलावा atomic number के साथ अपने atomic structure बनाना भी सीखा है। So I hope this will help you a lot in your May assignments.